वेलकम स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लेकर आज हम कुछ इश्यूज शेयर करने वाले हैं। एचआर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है रिक्रूटमेंट, भर्ती। ये सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन से डिफर करता है, सिलेक्शन से अलग है। ये है किसी कंपनी के कुछ पोजीशंस के लिए योग्य अभ्यर्थियों की, कैंडिडेट्स की तलाश करने की प्रक्रिया या उन्हें मोटिवेट करने की प्रक्रिया कि वो कंपनी के साथ जुड़ाव का कोई एग्रीमेंट करें, कोई एप्लीकेशन लगाएं कंपनी में आने के लिए। प्रोसेस आप जानते हो जनरली क्या होता है, भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं और विज्ञापन के अगेंस्ट कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद में उस ऑफर का हम काउंटर ऑफर देते हैं। अब कैसे सिलेक्शन होता है बाद वाली प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस जो सिलेक्शन की है वो भर्ती के बाद में काम में आती है। भर्ती है किसी कंपनी की वैकेंट पोजीशंस को भरने की हमारी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप में फाइनल सिलेक्शन होता है और ये किसका सिलेक्शन होने वाला है, उन उम्मीदवारों की हम यहाँ पर तलाश करते हैं। उनकी खोजबीन करने का काम किया जाता है, उनको मोटिवेट करने का, स्टिमुलेट करने का काम किया जाता है। तो ये है, अगर इसको बहुत ब्रीफ में कहें, ये है सर्च प्रोसेस ऑफ प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉइज। संभावित कर्मचारियों की, कर्मचारी नहीं कह रहे, संभावित यानी संभावना है इसमें से कुछ व्यक्ति आगे चलकर हमारी कंपनी का, हमारी टीम का पार्ट बन जाएंगे, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो उनकी खोजबीन करने की प्रक्रिया कैसे तलाशें, कहाँ से मिल सकते हैं, जॉब पोजीशन क्या है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, और एक्सपीरियंस की बात भी इसमें जोड़ी जा सकती है। उन चीज़ों को देखते हुए एक तो है ये एक सर्च प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हर उस पॉसिबल सोर्स से जहाँ से हमें कहें कि एक्सपेक्टेशन है कि हमें एम्प्लॉय मिल सकते हैं, वहाँ तक पहुँचना और उनके मार्फत उनको लेके आना, ये प्रोसेस। और दूसरी अगर इसकी बात करें तो ये क्या करती है, बेस फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन इनमें से करते हैं कि हमारे पास एक बंच तैयार हो गया, एप्लीकेशन आती जा रही है, जुड़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हो फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन ऑनलाइन जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो सीटें होती है हमारे पास 200 और एप्लीकेशन आती है 400 500। तो उसमें से अब फाइनल सिलेक्शन की हमारे पास गुंजाइश, यानी ये जो लोड तैयार हुआ है, ये हमारे पास बंच तैयार हुआ है, इसमें से हम उम्मीदवारों की खोजबीन कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये एक और इसका नाम दिया जाता है स्टिमुलेटिंग प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टिमुलेट किया जाता है किसको, प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉइज को। भाई हमने अपने बारे में बता दिया, हमारी जॉब पोजीशन के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस के बारे में, जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अगर आपको बता दिया है। अब आप, अगर आपको ये लगता है कि ये बातें ठीक है, तो आप कंपनी में अपनी एप्लीकेशन लगाएं, जिसके बिहाफ पर हम आगे चलकर आपको कंपनी का पार्ट बनाएं। इसके बारे में किसी भी तरह की कोई संभावना बनती है तब बनेगी जब एप्लीकेशंस आएंगी, और एप्लीकेशंस के लिए लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी रेपुटेड कंपनी है, अगर जो पोजीशन है वो एक सम्मानजनक मानी जा सकती है और अच्छा सैलरी या वेजेस आप देने को तैयार हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब कंपनी को अच्छे कर्मचारी मिल सकते हैं, वो अप्लाई करना चालू कर देंगे। अब इसमें एक बात होती है कि मैनी सोर्सेज, इसके फीचर की बात करें कि रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैंने कुछ नाम लिख रखे इससे, कभी चर्चा करते हैं इसके बारे में कि कहाँ से आएंगे जो प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉइज हैं, वो आएंगे कहाँ से। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं। उन सोर्सेज में से जो हमारे लिए एक तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट इकोनॉमिकल है, एक्सेसिबल है, उन चीज़ों की हम तलाश कर लेते हैं और उसके आधार पर हम फाइनल इस दिशा में कोई भी स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं। ये एक और बात कर लें कि इसको माना जाता है पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस।
पॉजिटिव इस मायने में क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो अल्टीमेटली आपको कंपनी के लिए एम्प्लॉय प्रोवाइड कराता है, और इसी प्रोसेस को पूरा करके हम हमारी कंपनी के लिए जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, और अल्टीमेटली हमको वो लेवल अचीव हो जाता है। तो ये हमारे इसके डायमेंशन है। रिक्रूटमेंट क्या है, इससे ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये हमारा फाइनल सिलेक्शन का कोई मैकेनिज्म हमने काम में ले लिया। सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, हर उस सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉय बन सकता है। अब इसमें क्या क्या है, अब इस पार्ट में आया था, सेकंड पार्ट में आया था, ये हमारे सोर्सेज है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने सोर्सेज जो लिया है, और ये सोर्सेज कहलाते हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज। इसको नाम दे सकते हैं सोर्सेज। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या है, इंटरनल। इंटरनल क्या है, ये तो हमारी यही है, बाहर जाना ही नहीं है, कंपनी में ही इनकी अवेलेबिलिटी है। कैसे अवेलेबिलिटी है, जैसे पहला हम मोड देख रहे हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर को बोलते हैं स्थानांतरण, कि कर्मचारियों की इधर उधर शिफ्टिंग कर दी है, इस यूनिट से उस यूनिट में, इस सिटी से उस सिटी में, इस ब्रांच से उस ब्रांच में। ये ऐसी एक मोबिलिटी होती है जिसके माध्यम से आपको बिना बाहर गए, बिना किसी का विज्ञापन निकाले आसानी से कर्मचारियों की अवेलेबिलिटी हो जाती है। आपको पता भी होता है कौन व्यक्ति कैसा काम करने के लिए एलिजिबल है, क्या उसमें कैपेसिटी है, ये हमको पता भी रहता है, तो रिलायबिलिटी से बनी रहती है। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन क्या रहता है, पदोन्नति, कि जो व्यक्ति आपकी कंपनी में आया, अब उसकी नेचुरल एक जिज्ञासा रहती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में उसका प्रमोशन होना चाहिए, हायर पोजीशन में उसको भेजा जाना चाहिए। कि मैं एलडीसी की पोस्ट पर आया, जीवन भर एलडीसी बना रहा हूँ, ये कोई व्यक्ति की एक ख्वाहिश नहीं हो सकती है, उसको प्रमोशन चाहिए। एलडीसी को यूडीसी, यूडीसी को सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो भी जिस रैंक में है वो वहाँ तक पहुँचे। तो ये हमारा दूसरा तरीका होता है। इससे बाहर नहीं गए, हमने हमारी कंपनी में जो इंटरनल काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी तलाश कर ली कि इसमें से अब किन व्यक्तियों का प्रमोशन किया जा सकता है, उनको हाई पोजीशन में भेज दें और हमारी उन पोजीशंस को भरने का प्रयास करें। हाँ, एक दिक्कत आएगी कि जिसका प्रमोशन कर दिया तो प्रोमोटेड पोस्ट तो भर गई, लेकिन अब आपकी जो लोअर कैडर है उसमें नए रिक्रूटमेंट की आवश्यकता पैदा हो गई। ये आपके लिए बात क्रिएट हो जाती है। एक होता है ले छटनी कर देना, कई बार सरप्लस की वजह से, कई बार और किसी वजह से अगर छटनी कर दी जाती है तो छटनी किए हुए व्यक्तियों को वापस बुला लेना, कॉल बैक कर लेना, ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि उनको हमने देखा हुआ है, उनके कार्य करने का तरीका जानते हैं, उनके बारे में सारे ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए बाहरी सोर्स पर डिपेंडेंसी की बजाय ऐसे व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर वापस बुलाना। इसी तरह एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन सेवा का विस्तार, जैसे रिटायरमेंट की एज होती है, कुछ संस्थाओं में 60 साल है, कई जगह 58 साल हो सकती है, कुछ सेक्टर्स में 65 ईयर्स है। तो जो आपकी रिटायरमेंट की एज है उसके बाद भी आपको कंपनी में या संस्था में रोक लिया जाए। अनलिमिटेड तो नहीं रोकेंगे, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी एक्सटेंशन आपको देना है वो एक्सटेंशन देकर हमारी इंटरनली हम व्यवस्था कर सकते हैं कि वो पोजीशन लगातार भरी हुई है, ये काम उसके ऊपर चल रहा है। फिर है बोरोइंग सर्विसेज, उधारी, उधार मांगे। आपके पास मान लो पैसा कम पड़ रहा है, उधार मांगते हैं ना, किससे मांगते हैं, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से। तो हम कंपनी में क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरी यूनिट से डिमांड करते हैं कि कुछ समय के लिए हमें आवश्यकता है, 2-3 लोग हमें इस प्रोजेक्ट के लिए, इस काम के लिए प्रोवाइड कराएं, और उसकी अवेलेबिलिटी होती है, काम होता है, वापस अपने ओरिजिनल डिपार्टमेंट में चला जाता है। ये तरीका है बोरोइंग। एक है इंटरनल एडवर्टीजमेंट, नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, और उसके बाद में हमारे ही संस्था में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो इंटरेस्ट में अगर कोई होते हैं, उनमें से उनको वो काम का असाइनमेंट करके उस काम को पूरा करवा लिया जाता है। और एक है रिकमेंडेशंस ऑफ द स्टाफ, हमारे अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सिफारिश के आधार पर, कि वो किसी को जानते हैं, उनके परिवार का मेंबर है या उनका नज़दीकी रिश्तेदार है, उन व्यक्तियों को भी आप हायर कर सकते हैं। ये हैं हमारे इंटरनल सोर्सेज। अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए कंपनी से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर कैसे निकलेंगे, देखो एक है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक जनरल कंसेप्ट है, लगभग हर जिले में रोजगार नियोजन कार्यालय होता है।
उस रोजगार नियोजन कार्यालय में जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उस रजिस्ट्रेशन में से जहाँ से रिक्वायरमेंट होती है उस पोस्ट को भरने के लिए ऐसी मैन पावर उठाया जा सकता है, वो भी सूचनाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपको मैच करने वाली अगर कोई व्यक्ति मिल जाते हैं तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि सरकारी विभाग है जो रोजगार नियोजन कार्यालय है, ये गवर्नमेंट बॉडीज होती है, इनमें जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, अगर आपकी वर्क पोजीशन के लिए वो फिट बैठते हैं तो यहाँ से उनको लिया जा सकता है। नहीं बैठता, मान लो ये तरीका नहीं बैठता है तो सबसे पॉपुलर तरीका है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन निकाल दें। विज्ञापन सैकड़ों हजारों लोग देखेंगे, उनमें से जिसकी इच्छा होती है वो अप्लाई करेगा, आपका अच्छा पूल तैयार हो जाएगा, अच्छी संख्या में एप्लीकेशन आ जाएगी, तो आप अच्छे उम्मीदवारों की भर्ती कर पाएँ इसकी संभावना पैदा हो जाएगी। फिर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे अपना ही कॉलेज है, अब बाहर से कोई व्यक्ति अकाउंट्स काम के लिए, लेखा कार्य के लिए कॉमर्स का स्टूडेंट चाहिए, तो हमें टीचर्स से अगर बात करें कि आपके कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंटेंसी पर अच्छा कमांड है, तो हम उसको रेफर करें, उसके आधार पर वो उनको चाहे पार्ट टाइम जॉब की व्यवस्था हो जाए तो एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम इस व्यवस्था को काम में लें। इसी तरह प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल ITI, IIT, CA, CS, ये संस्था ऐसे हैं कि जिनके वहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका पूरा रिपोर्ट उनके पास है, उनके सर्टिफाइड डिग्रीज उनके पास है। तो जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट होती है, उस आपको अगर मैच करना है कि ऐसा व्यक्ति कहाँ से मिलेगा, किस संस्था से उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पर अप्रोच करके उनका एक डेटाबेस मंगवा कर उसकी स्क्रूटनी करके या और तरीके आपके जो सिलेक्शन के हो सकते हैं, जो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है भर्ती करना। सिलेक्शन की बात है ना, बेस फॉर सिलेक्शन के लिए बेस तैयार कर दिया, सिलेक्शन का काम दूसरी यूनिट करेगी। फिर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार होते हैं बाजार में अवेलेबल है, जो मैन पावर अवेलेबल कराने का काम करते हैं। हम कई जगह देखते हैं सिक्योरिटी पर्सन्स, ये तो बहुत ठेके के ऊपर आपको मिल जाते हैं। हर पोजीशन के लिए, हर काम के लिए आपको जैसी आवश्यकता है वैसा मैन पावर अवेलेबल कराएं। ऐसी कुछ संस्थाएं बनी हुई है, इनफॉर्मल संस्थाएं बनी हुई है, उनसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, उस नेचर के व्यक्तियों को मंगवाया जा सकता है। फिर है फॉर्मर एम्प्लॉइज, यहाँ बात की हमने एक्सटेंशन की। अब यहाँ पर एक अगर इसको एक्शन में चले जाए, ये छोड़ के जा चुके हैं, एक्सटेंशन तो उनका कि रिटायरमेंट होना था और हमने नहीं होने दिया, या रिटायरमेंट के तुरंत बाद रोक लिया। तो यहाँ पर फॉर्मर एम्प्लॉइज की बात है कि कंपनी छोड़कर जा चुका है, अब हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें लगता है कि बहुत एफिशिएंट पर्सन था और ये व्यक्ति वापस से हमारी कंपनी में आना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को कंपनी में बुलाकर उनको वापस कोई दूसरा या सिमिलर नेचर का जॉब असाइन करके इस आवश्यकता को पूरे किया जा सकता है। एक तरीका ये होता है कॉम्पिटिटर्स एम्प्लॉइज, कि हमारी तरह की जो संस्थाएं हैं काम कर रही हैं, उनका जो स्टाफ है उनको तोड़ ले। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि वहाँ से टूट के आ रहा है तो आपके यहाँ से भी टूट के जा सकता है, ये खतरा हमेशा आपके बना रहेगा। फिर रिक्रूटमेंट एट गेट, खास तौर से टेम्परेरी जो काम होते हैं उसके लिए कंपनी की एंट्री जो होती है, जैसे एंट्री प्लेस होता है, वहाँ पर एक स्टाफ या टीम वहाँ पर लगाई जा सकती है। खास तौर से जो डेली वेजेस के लिए हम व्यक्ति तलाश करते हैं, मजदूर तलाश करते हैं, उसके लिए भी अच्छा तरीका हो सकता है गेट के ऊपर भर्ती। फिर है एडवांस एप्लीकेशंस, कई बार ऐसा होता है कि हमने विज्ञापन निकाला ही नहीं और कुछ ज़्यादा ही उत्साही युवा होते हैं या ऐसे लोग होते हैं क्वालिफिकेशन है वो एडवांस एप्लीकेशन डालते रहते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में आई हुई है, उनको अब एक्सेप्ट करने का मौका है, आपको लगता है कि आपकी जो प्रोफाइल से मैच खाता है कोई कैंडिडेट, तो उसको कॉल करें। बिना विज्ञापन के भी ऐसे व्यक्तियों को बुलाकर इंटरव्यू लेकर टेस्ट वगैरह लेकर हमारी कंपनी में भेजा जा सकता है। और एक हो सकता है एम्प्लॉइज ऑफ कस्टमर्स, कि हमारे जो कस्टमर रेगुलरली कंपनी में आते रहते हैं, उनके भी काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं या और उनके एसोसिएटेड पर्सन्स हैं, इन व्यक्तियों को भी कंपनी में स्टाफ के रूप में, एम्प्लॉइज़ के रूप में रखा जा सकता है। तो ये है देखो सारा आपको समझने का यहाँ पर क्या एफर्ट करना है कि हम तलाश कर रहे हैं हमारी कंपनी के लिए जो पोस्ट खाली हैं या प्रमोशन की वजह से खाली हो गई है, उनको भरने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, योग्य उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। खाली तलाश कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं किया, सिलेक्शन हम करेंगे भी नहीं। सिलेक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग टीम है, वो उनका काम है। हम तो पैनल बनाकर ये एप्लीकेशंस हैं, ये संभावित व्यक्ति हैं जिनमें से सिलेक्शन किया जा सकता है, एक पूल तैयार कर लें और उस पूल को हैंडओवर कर दें सिलेक्शन कमेटी को, और मोटिवेशन कर उसको देना, स्टिमुलेट करना। खाली विज्ञापन निकाल कर काम नहीं चलेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा
कि वो व्यक्ति कैसे करें, अच्छी सैलरी ऑफर कर सकते हैं या कुछ इंसेंटिव्स, एक्स्ट्रा इंसेंटिव जोड़कर हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं या तरीका बता सकते हैं इस तरीके से उसमें अप्लाई करना है। तो ये हमारा एक एस्पेक्ट बनता है जो मेन एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या आता है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इनके ये जरूर देख लेना, आप घर पे किताब खोलकर देख लेना कि इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स क्या क्या है और एक्सटर्नल्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ये इसका बहुत बड़ा आंसर हो जाता है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि किस सोर्स की क्या तो हमारे पास पॉजिटिव बातें हैं और क्या उसमें कमियां रह जाती हैं। ठीक है, गुड लक।